अच्छी बात है। और अगर डिलोकलाइजेशन वाला फैक्टर जो बड़ा फैक्टर ही एक जैसा है, तो फिर आप कॉन्जुगेशन नहीं तो देख सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिलोकलाइजेशन, वो भी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है एल्कीन्स की। बड़ा फैक्टर है कॉन्जुगेशन, उससे छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन। शुरू हो जाए, चलिए बताइए, अगर आपके पास ये एल्कीन्स हैं और लोगों ने कहा कंपेयर करो स्टेबिलिटी कौन ज्यादा है कौन कम है। कैसे? हमने देखा अल्कीन, एक ही अल्कीन है, एक ही अल्कीन है, एक ही अल्कीन है, 1 2 3 4 ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं यहाँ, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, बात तो सही है। और यहाँ 1 2 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या घट जाएगी, वैसे वैसे अल्कीन लेस स्टेबल होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये भी मत भूलना। लेकिन यहाँ तो स्टेबिलिटी पूछिए, कम हो जाएगी बस। एक और एग्जांपल देखिए, 3 एग्जांपल्स थे, ये 3 का मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें ट्राइन है, हाँ, और ट्राइन में देखिए 3 पाई बॉन्ड्स हैं और तीनों कॉन्जुगेशन में है। यहाँ 2 तो कॉन्जुगेशन में है, एक अलग है, और यहाँ तीनों अलग अलग हैं। तो जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिख रही, नहीं, कॉन्जुगेशन की स्टेटस ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कम। सीधे उसके आधार पर स्टेबिलिटी जज कर ली हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले चेक करिए क्या कॉन्जुगेशन है, अगर है तो फिर चेक करिए क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन से आंसर आ गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए ही मत। अगर वो एक जैसा है केस, तब चिंता करिए किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट, चलिए बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ की वैसे तो थोड़ी बहुत चर्चा हो ही चुकी है, इनफैक्ट रूडिमेंटरी के ठीक ठाक चर्चा हो चुकी है, पर एक बार प्रॉपर इंटीग्रेट करके सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ एक बार देखते हैं बॉन्ड लेंथ को। अगर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो जो सी डबल बॉन्ड सी था उसमें हल्का सा सिंगल बॉन्ड का तड़का लगता है, या डबल बॉन्ड्स के मुकाबले उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो अदरवाइज सिंगल और डबल के बीच में रेजोनेंस होती है, जो पहले सिंगल था वो उसमें हल्का सा डबल बॉन्ड का तड़का लग जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं जी, जैसे ये देखिए, अगर C1 C2 C3 बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाइपर कॉन्जुगेशन हुई, बिल्कुल। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखिए, 1 का कंट्रीब्यूटिंग या A का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है B, तो जो डबल बॉन्ड था उसकी बजाय सिंगल आ गया, जो सिंगल था उसकी बजाय डबल आ गया। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्या 1.5 हो जाएगा? ना ना ना, मेजर कंट्रीब्यूटर है A और बहुत जरा सा कंट्रीब्यूशन है B का। हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत ज्यादा थोड़ी होती है। अच्छा, तो लगभग ये वाला C1 C2 का बॉन्ड मेन तो डबल ही है, हल्का सा तड़का है किसका? सिंगल का। और अगर आप C2 और C3 के बीच में देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मेन तो डबल सिंगल बॉन्ड ही है, हल्का सा तड़का है डबल बॉन्ड का, तो सिंगल से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, कौन सा? C2 C3। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 C3 कैसी है? इट इज लेस देन CC बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या और C1 C2 इट इज स्लाइटली मोर देन डबल बॉन्ड। यही नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन थी, तो अल्फा CH बॉन्ड और नॉर्मल CH बॉन्ड से थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तो 1 था और यहाँ 0, 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा अल्फा CH का, ऐसा है। राइट, एक और क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा है, ऐसा है, रेजोनेंस होगी बिल्कुल, टक टकड़क टक टकड़क टक टकड़क टड़क। अच्छा, तो अगर CCl बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर कुछ रेजोनेंस हो रही है, मना नहीं कर रहे, गोल गोल नाच रहा है, ठीक है, पर एल्डिहाइड में तो बड़ी इलेक्ट्रॉन घसीटा शक्ति है, वो -m, तो और मजे से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 का जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें लोन पेयर को घसीट लिया गया रिंग के अंदर, वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, और जब जैसे जैसे वो ज्यादा अच्छा होगा, इसका मतलब CLC बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड
शॉर्ट तो हुआ है, यहां भी नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हुआ है, यहां और छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस एम पुल ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो बॉन्ड यहां थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेंथ में छोटा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, ऐसा। Correct? The decreasing order of bond lengths of C double bonds in the following compounds is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, देखते हैं। वेल सी डबल बॉन्ड सी, अगर आप देखेंगे तो ये तो कॉन्जुगेशन में है, हाँ जी, ये ऐसा ही है, ये तो महा कॉन्जुगेशन में है, ये ऐसा ही है सिंपल। इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2 है, इसमें भी, इसमें थोड़ा तड़का है, गड़बड़ है, जो भी है। तो सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो आप पाएंगे सबसे लंबा बॉन्ड वो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, और वो है 1.5। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड तो होगा 3 का, ठीक है। 1 में भी देखिए कॉन्जुगेशन तो है, तो उसमें भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का तड़का तो आएगा इस तरीके से। कॉन्जुगेशन का महत्व ज्यादा है या हाइपर कॉन्जुगेशन का? कॉन्जुगेशन का। तो 1 में भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ तो आया है, हाँ जी, तो फिर 1 है। 2 और 4 में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ले देके रो पीट के हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें भी आप देखिए 2 2 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। एक तरफ 10 अल्फा हाइड्रोजन है, एक तरफ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उतना ही सिंगल बॉन्ड की तरफ खसक जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, फिर 2 है, और सबसे शॉर्ट जिसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं, पुअर हाइपर कॉन्जुगेशन है, 4 नंबर, वो सबसे शॉर्ट, लगभग डबल बॉन्ड के आसपास, मास 3 1 2 4, ये है ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ से ही जुड़ी है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, और यही नहीं, बॉन्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है होमोलिटिक फिशन को। अगर ए और बी का बॉन्ड है, ऐसे टूटे कि ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए अपने अपने इलेक्ट्रॉन सहित होमोलिटिकली, तब जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है वो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। इसके फलस्वरूप बनते हैं फ्री रेडिकल। जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, उतने ही मजे से बॉन्ड टूट जाएगा, उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो greater the stability of free radical, lesser is the bond energy. Yes, that is the concept. तो लोगों ने कहा अच्छा इसी बात पे कंपेयर कर दे। मान लो ये बॉन्ड्स निकाल रहे हैं, CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं, क्या होगा, इससे बनता CH3 CH2 प्राइमरी रेडिकल, इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलाइल रेडिकल। अरे वाह, इसमें तो रेजोनेंस होगी, बिल्कुल। अगर ये रेजोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी अलाइल की तो टर्शियरी से हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ ये स्टेबल ज्यादा है, तो मजे से टूट जाएगा बॉन्ड, डिसोसिएशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ये होगा ऑर्डर, आंसर। ठीक, ऐसा है, देखिए डिटेल में लिख के भी दिखा दिया आपको, खुश हो जाए। Arrange the bond energies of the highlighted CH bonds for the given molecule in their decreasing order. ठीक है, highlighted CH bond है, अच्छा। अब यहां पे अगर तोड़ेंगे तो ये कैसा है, ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा। इसको तोड़ेंगे तो सेकेंडरी प्लस अलाइल। प्लीज नोट, अगर यहां रेडिकल बन गया ये वाला, तो ये तो रेजोनेट भी करेगा, ऐसे शानदार होगा। और अगर इसको तोड़ा तो ये तो विनाइलिक रेडिकल बनेगा, काफी कम स्टेबल है। सबसे सड़ियल कौन है, सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बेहतरीन है बी, फिर ए और फिर सी। बी ए सी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अच्छा, ये स्टेबिलिटी का है, और बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर होगा बॉन्ड, ये दे स्टेबिलिटी
ऑफ रेडिकल का ऑर्डर। तो बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर होगा, सबसे कम होगी बी की, उससे ज्यादा ए की, सबसे मुश्किल से टूटेगा सी। कैन यू नॉट सी दिस? डाइपोल मोमेंट्स देखने वाले हो तुम, मैं क्या देखूंगा, हम सब देखेंगे। आइए देखते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पैदा करते हैं वो डाइपोल मोमेंट पर भी असर डाल तो सकते ही हैं। और अगर आपको याद हो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी, मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में Cl लगा है, हाँ, तो इस तरफ आप कह सकते हो एक दिशा विशेष में उस बेचारी का कोई तो एक किसी किस्म का डाइपोल मोमेंट है। ऐसा साइड में दिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कायदे में तो यहाँ ऐसे बनाना चाहिए था, इसके ऊपर से ऐसे, और वो बना नहीं रहा क्यों, क्योंकि इससे फील कम आती है। ऐसे ऐसे इस तरफ है ना। इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ है, इसका उल्टी दिशा में है, दोनों गए कट और म्यू आ गया 0। अगर इसी की बजाय एक ऐसा और ये ऐसा है, अच्छा, तो अगर ये μ1 और ये μ1 है तो 2 μ1 cos 60 डिग्रीज विच इज μ1, ये ऐसा आ गया। और अगर ये μ1 इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स इतने हैं, ये 2 μ1 cos of 30 डिग्रीज विच इज μ1 √3 आ जाएगा। तो एक है μ1 क्या है, एक Cl बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट है μ1, ये तो 0 हो गया, ये μ1 हो गया, ये μ1 √3 हो गया। वेक्टर एडिशन से भी सिंपल देख सकते हैं, बढ़ जा रहा है डाइपोल मोमेंट। राइट? इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल 0? एक प्रश्न है, क्या डाइपोल मोमेंट शून्य है? देखिए, अगर आप गौर करें, इस बॉन्ड के अराउंड तो OH घूम ही सकता है, तो बिल्कुल एकदम वो भरतनाट्यम की मुद्रा में जैसे वो ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है ना, वो टेंग है ना, अगर वैसे ही बना रहे तो भी संभावना थी, पर वो घूमता रहेगा, इधर उधर टिंग टैंग करता रहेगा। तो नहीं, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस नीड नॉट ऑलवेज बी 0। बैड आइडिया। अगला वाला देखिए, नाइट्रोबेंजीन और पैरामिथाइल नाइट्रोबेंजीन। इसमें मिथाइल कैसे, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मिथाइल रिलीजिंग है, उसी दिशा में जुड़ गए डाइपोल मोमेंट्स, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो आसान है, ऐसा ही होता है जी, और तो क्या है। किसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट, फिर से वही बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर ये कूद जावे ऐसे, तो डू यू सी, बड़ा मजेदार सीन होगा। यहाँ गोले में प्लस आ जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और पीएच ऐसा है। और अगर ये कूद जाए तो वेल कूद सकता है, मना नहीं है, पीएच और पीएच ऐसे हो जाए। ठीक, आप देखिए क्या दोनों में फर्क है? फर्क है, कैसा? फर्क तो ठीक ठाक है, राइट। ये एरोमेटिसिटी अटेन कर रहा है, तो स्टेबल रहेगा ये प्लस माइनस का सेपरेशन। अगर स्टेबल रहेगा प्लस माइनस का सेपरेशन, और ये डिस्टेंस भी जाता है, सी से ओ का डिस्टेंस कितना था और यहाँ से ओ का डिस्टेंस निश्चित रूप से ज्यादा है, तो डी ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट निश्चित रूप से ज्यादा होगा। ऐसा। अब बेसिक स्ट्रेंथ की जजमेंट लेते हैं, आइए देखते हैं। बेस अगर H+ ले ले तो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, हाँ, और जैसे जैसे कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होता जाएगा, उसकी H+ लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो बेस में फिर से रिपीट करते हैं, बेस क्या करता है, लोन पे डोनेट करता है, H+ लेता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, और जैसे जैसे कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, मैं कह सकता हूं मजे से ले लेगा H+, शानदार हो जाएगा बेस। यस, अच्छी बात है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट क्या क्या करता है? वेल, एक तो चार्ज, जैसे जैसे खुद पर माइनस चार्ज ज्यादा होगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ज्यादा है जो तो ज्यादा डोनेट कर देंगे। यही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बढ़ जाएंगे तब भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर डिलोकलाइजेशन की बात करें तो वेल, तो बेसिक स्ट्रेंथ
बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। क्या बात कर रहे हो, बढ़ कैसे जाएगी, घट कैसे जाएगी? अरे भैया, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर उसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन के कारण भाग गया, भाग के कहीं और चला गया, हो सकता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बात तो सही है। लेकिन वही लोन पेयर अगर किसी दूसरे को मिल गया, उसने गेन कर लिया, हाँ, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो डिलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन खसक जाते हैं, जिसके चले गए उसकी घट जाएगी, जिस पे आ गए उसकी बढ़ भी जाएगी। है? हाँ हाँ, ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, बड़ा सुंदर एग्जांपल है इमिडाजोल का, देखिए। अब यहां पर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए आप, ऐसे डिलोकलाइज हो रहा है और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाइए, ऐसे माइनस हो रहा है। बड़ा अत्याचार, ठीक है जैसा है, प्लस, फिर और घुमाइए, घुमाते घुमाते जो है आप, मतलब इसके 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑफ कोर्स, है ना, और करते करते ऐसे ले आएंगे। एक बार ये भी बन जाए, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनमें ये जो नाइट्रोजन है, इस पर या तो चार्ज कुछ नहीं है और या माइनस है, और भी दो बनाते रहिएगा आप उससे, है ना। तो अल्टीमेटली जो ये वाली नाइट्रोजन है, ए वाली जो नाइट्रोजन है, डीलोकलाइजेशन के चलते ही, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अच्छा, और डीलोकलाइजेशन के चलते ही जो नीचे वाली नाइट्रोजन है, इसको देखिए आप, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, कहीं बढ़ी है तो कहीं कम हो गई है, इस तरह से देखिए। इज दैट फाइन? एब्सोल्युटली। चलिए, इन जनरल अगर आप डाउन द ग्रुप चलते हैं, किसी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बड़े वॉल्यूम पर फैल जाता है। इलेक्ट्रॉन बड़े वॉल्यूम पर फैल जाता है, साइज बढ़ने से, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हाँ जी, ये पीरियोडिक टेबल में है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। पहले भी मेंशन कर चुके हैं, ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल तो इसी ट्रेंड पर है। ठीक है, एग्जांपल दीजिए, बड़ा आसान है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। लोन पेयर 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं, तो लालच बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह कम हो जाती है। डाउन द ग्रुप आकार बढ़ रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइज बढ़ता जा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह, उतना पागलपन नहीं, पर हाँ कम होती चली जा रही है। यस इंडीड। चार्ज का कोई महत्व है? बिल्कुल है। नाइट्रोजन डोनर है, sp3 है, लेकिन आप देखें जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, पागलपन, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, ऐसा ट्रेंड है। पानी और OH माइनस, OH माइनस ज्यादा बेसिक है, OH माइनस और HS माइनस ज्यादा बेसिक कौन है? डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, OH माइनस मोर बेसिक है, HS माइनस लेस बेसिक है। देखिए, अमोनिया और फॉस्फीन हाँ है, ज्यादा बेसिक कौन है? वेल, अमोनिया। क्यों? नाइट्रोजन और डाउन द ग्रुप फास्फोरस है, साइज बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। sp3, sp2 और sp ये आ जाएंगे। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आप देखिए, इसमें 25% एस कैरेक्टर है, इसमें 33.3% एस कैरेक्टर है, और इसमें 50% एस कैरेक्टर है। जैसे जैसे बढ़ गया एस कैरेक्टर, पागलों की तरह बेसिसिटी कम हो जाएगी। देखें, यही इसका फल भी है। और कुछ, मिथाइलामीन प्लस I, HNH2 इज अमोनिया, और PHNH2 माइनस M। आप देखें, है ना,
PHNH2 इज माइनस M इफेक्ट। तो अब क्या होगा, आप देखें एक तरफ प्लस I है जो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, एक तरफ माइनस M है जो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। और यही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा। यहाँ sp3 था, यहाँ sp3 था, और यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 हो गया। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, आप देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ एकदम, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ सड़ी, सीधा ऐसा। ये होगा ऑर्डर। ऑडिट एब्सोल्युटली। जब इतनी बातें कर ली तो क्या हम अमीन्स के बारे में बात नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अमीन्स की क्या माया है? अमीन्स थोड़े से रहस्यमय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में इनकी विशेष चर्चा भी है, और ये जेई में भी गाहे बगाहे आते रहे हैं। थोड़े से एबनॉर्मल हैं। कैसे हैं जैसे हैं। आपको इनके फंडामेंटली तो ट्रेंड्स याद ही होने चाहिए, पर क्या इसका कोई लॉजिक नहीं है? लॉजिक हर चीज का है, पर केमिस्ट्री की खूबसूरती ध्यान रखना, लॉजिक से कुछ भी प्रूव कर सकते थे आप, पर यहां वही लॉजिक देंगे जो आंसर को सपोर्ट करेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा आंसर क्या है? ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पता ही होना चाहिए। अगर पता है तो बाकी सब हम कर लेंगे, पर नहीं पता तो प्योर क्रिस्टलाइन लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होता जिससे आप वो आंसर पता लगा लें, अमीन्स के केस में कम से कम। तो इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, सुंदर है, खूबसूरत है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ स्टडी कर रहे हैं, या तो गैस फेज में कर लीजिए और या सॉल्यूशन में। अच्छा, गैस फेज में या नॉन पोलर सॉल्वेंट कुछ भी ऐसा ले लें अगर आप, है ना, और उसमें स्टडी करें, तो एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिलती है। अमीन्स को हम क्या मानते हैं? हम कहते हैं कि साहब ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है आप अमोनिया लीजिए जो कि है NH3, और आप एक, दो या तीन हाइड्रोजन हटा जाइए, हाइड्रोजन हटा हटा कर अल्काइल ग्रुप लगाते जाइए, एक जगह R, दो जगह R, तीन जगह R, ऐसे लगता जाएगा, और इससे बेसिक स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाएगी। क्यों? अल्काइल ग्रुप्स कैसे हैं? अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाते हैं, और बस ऐसा हो जाता है। अच्छी बात है, खुशी हुई जानकर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ती है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए थी, और क्या बढ़ गई? हाँ, बढ़ गई। क्यों? माइनस चार्ज बढ़ गया नाइट्रोजन पर, तो वजह से लोन पे डोनेट कर दिया। आप चाहे तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात कर ले, पर मेन तो नाइट्रोजन को देख के फैसला हो गया था। क्यों? अरे जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, डोनेट कर दिया। थे तो डोनेट कर दिया, क्या दिक्कत है? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी, बड़ा आसान है। ठीक है। अब गैस फेज में तो ये बड़ा अच्छा सा ऑर्डर है। आपके पास मिथाइल लगा हो, या इथाइल लगा हो, या प्रोपाइल लगा हो, कोई भी अल्काइल हो, सबसे मस्त है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे कूड़ी है अमोनिया। ठीक है, गैस फेज में टुवर्ड्स H+, ये बढ़िया ऑर्डर है। अगर इसी में सॉल्यूशन फेज ले लिया था तो और ड्रामा होता। वो क्या है? ड्रामा भी देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए पहले। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अमीन्स की तो बात ही छोड़ दी आपने। अरे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है कि आप हजम कर लें, जो हमने बताया है उस पर भी लौटेंगे। तो एकदम से थाली एक एक गस्सा करके खिलाई जाती है खाने की, पूरी थाली एकदम से थोड़े मुंह पे मार दी जाती है। तो आपने एक गस्सा खा लिया, अमीन्स को गैस फेज में देखा, आपको आसान लगा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करिए, थोड़ा मजा लीजिए, फिर लौटेंगे उस पर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, CH2- सेम है, बेंजीन रिंग सेम है, फर्क है ये +I, ये -I, और ये -M। सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन खसीटा ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, इनमें चारों में। और जैसे जैसे -4 से वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीट लेगा, -4 कार्बन पर नहीं रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लीस्ट बेसिक है ये वाला। अच्छा, ब्रोमीन उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं घसीट पाएगी, फिर भी हाइड्रोजन के मुकाबले हैलोजन कंगाली ही पैदा करते हैं, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन घसीटेगी, कुछ तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगी। मिथाइल तो उल्टे अपने भी इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है इसके माथे, तो उल्टे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। जी हाँ, बढ़ा देगा। ऐसा होगा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। CN बॉन्ड की लेंथ कंपेयर कर लेंगे अभी लोग। लॉन्गेस्ट CN बॉन्ड लेंथ, सबसे पहले क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर
X का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, Y का 2 है, Z का अगर आप रिंग देखें ध्यान से तो पिरिडीन की रिंग है, मस्त रेजोनेंस हो रही है। Z का बॉर्डर 1.5 है और U का भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। बेंजीन जैसी रिंग है पिरिडीन की। अच्छा, और W का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। थोड़ी बहुत उसमें रेजोनेंस से हल्का सा फर्क पड़े, पर मोटा मोटा बॉन्ड ऑर्डर तो ये है। लॉन्गेस्ट बॉन्ड मांगता है जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा W, लॉन्गेस्ट बॉन्ड है W और शॉर्टेस्ट बॉन्ड है X। देखिए आप अच्छे से, द ऑर्डर ऑफ होमोलिटिक डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कंपाउंड है, बॉन्ड का फिशन करा रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की एनर्जी की बात हो रही है। आप देखें 1 को तोड़ेंगे तो टर्शरी रेडिकल मिलेगा, 2 को तोड़ेंगे सेकेंडरी मिलेगा, 3 को तोड़ेंगे प्राइमरी मिलेगा। सबसे स्टेबल रेडिकल सबसे सस्ते में टूट जाएगा, तो 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3, 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3। अच्छा देखें सबसे ज्यादा 3 है, जी हाँ, सबसे मुश्किल से 3 टूटेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी C3H सबसे ज्यादा है, फिर C2 फिर C1H, ऐसा है। D is the answer। धोखा मत खा जाना। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का उल्टा ट्रेंड है किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। टर्शरी रेडिकल स्टेबल था तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी सबसे कम होगी, मत भूलना इस बात को। इन द फॉलोइंग कार्बोकटायन, अच्छा, ग्रुप दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट, ओके, सबसे मजे से कौन करेगा माइग्रेट? यहां पे हो जाएगा, हाइड्रोजन को जंप पाना होता है, तुरंत जंप मार जाती है। अच्छा, तो CH3C प्लस OH अपना शक्तिशाली प्लस M दिखाएगा और CH2 CHMe ऐसा आ जाएगा। हाइड्रोजन एट 2, सबसे मजे से 2 नंबर ही हाइड्रोजन कूद जाएगी, ऐसे, राइट? ठीक है। The total number of basic groups in the following form of lysine is, कितने बेसिक ग्रुप्स हैं बाबू इस लाइजीन में? आओ देखें, इसमें तो प्लस आ गया, तो इसमें तो कोई बेसिक ग्रुप है नहीं। एक ग्रुप यहां है और एक यहां है। हाँ जी, वैसे अगर आप देखें H प्लस देंगे तो NH2 में लगाया गया, COO माइनस में सबसे पहले यहाँ पे H प्लस लगेगा और फिर उसके बाद यहां भी लग सकता है। अच्छा, और वैसे तो कहने को बेसिक ग्रुप ये भी है, पर इतना बहुत है, इसमें H प्लस लग के बस रुक जाएगा। तो 2 ही ऐसे हैं जो नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स हैं लाइसिन, राइट? ठीक है। The increasing order of stabilities of the following free radicals is, जितने बेंजीन रिंग लगे हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, ट्रिपल बेंजाइलिक, डबल बेंजाइलिक, टर्शरी और सेकेंडरी, हाँ ये तो सही है। एक सही हो गया तो बाकी तो नहीं है। क्यों? जैसे ये ज्यादा स्टेबल था तो ये तो गलत हो गया, और ये भी ज्यादा था, ज्यादा वाले को कम कर दिया तो बाप किया है, ये पहले सही हो गया जी। ठीक है। In which of the following pairs the first free radical is more stable than the second? ठीक है, first more stable than the second। इसमें क्या होता है, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, तो अपन को क्या मोर लेस पहले करके फिर देखेंगे। ये है विनाइल रेडिकल और ये है अलाइल, दिस इज मोर। ये है सेकेंडरी और टर्शरी, दिस इज मोर। ये है सेकेंडरी और ये है सेकेंडरी प्लस स्ट्रेन, स्ट्रेन इज ये लेस है, ये ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला डिलोकलाइजेशन होता है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड। अच्छा, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें। अच्छा, तो C and D are answers? Yes, C and D are the correct answers। अमीन्स की गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ देखी थी हमने, याद है आपको? हाँ, तेरे आपने क्वेश्चन कराने लग गए, तो ताकि हजम हो जाए। अमीन्स की गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ कंसेप्ट क्या था?
सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, गैस फेज में होना चाहिए। अब आता है बेटा झगड़े वाला केस। कौन सा? ये वो केस है जहां पर घोटाले होते हैं। कैसे होते हैं अब देखिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? वो प्लस आई इफेक्ट तो है, पर अब पानी में क्या एक सॉल्वेशन का भी इफेक्ट आ जाता है। ये क्या है? बड़ा मजेदार है, देखिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो बड़ा सुंदर था, आसान था। कौन सा? उसमें अमोनिया से ज्यादा बेसिक था, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, ज्यादा था टर्शरी। ये तो पहले भी देख चुके हैं, ऐसा होना चाहिए था। फाइन, वी आर हैप्पी। सॉल्वेशन में ड्रामा बहुत है। क्यों? मान लो अमोनिया में H प्लस लगा, तो क्या बना अमोनियम NH प्लस। और ये जो अमोनियम है, OH2 डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस OH2 डेल्टा माइनस OH2 डेल्टा माइनस OH2 डेल्टा माइनस, ऐसे हो जाएगा। अच्छी बात है। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन बढ़ जाएंगी, बहुत मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्वेट होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया में ज्यादा स्टेबल है, उससे कम प्राइमरी में, उससे कम सेकेंडरी में, और सबसे कम टर्शरी में। तो अगर आप देखें कि अमोनिया से मैं चल रहा हूं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। नहीं, अगर आप सॉल्वेशन देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, ओनली सॉल्वेशन। और अगर आप ओनली प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जानी चाहिए। एक बात बोलो, बढ़ी या घटी? घट तो दुर्घटना गई है। एक फैक्टर कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इंडक्टिव। सॉल्वेशन कह रहा है ना ना ना, बेसिक स्ट्रेंथ घटाओ। अच्छा, तो नेट क्या होगा? अब जो होगा सो होगा। मतलब आप तमाशा देखिए, केसेस आएंगे। अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या होगा? अब आप देखिए, इसमें अमोनिया से अच्छा था प्राइमरी, उससे अच्छा था सेकेंडरी, और सबसे अच्छा होना चाहिए था टर्शरी। वो घट घटा के पिट पटा के यहाँ आ गया। यही क्यों आया? आया, पता है कि मिथाइल में भैया ये हो जाएगा, सॉल्वेशन का इतना बुरा असर पड़ेगा, इतनी बुरी मार पड़ेगी कि टर्शरी बेचारा यहाँ आके ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अमोनिया, उसके बाद टर्शरी, उससे अच्छा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ, अगर इथाइल है तो देखिए अमोनिया तो है सही, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कूदा और अब यहीं गिर गया, ऐसा आ गया। तो कभी वो अमोनिया और प्राइमरी के बीच में है, हाँ जी, अगर मिथाइल था। अगर वो इथाइल ग्रुप हो गया तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हो जाएगा। आप देख सकते हैं। छोटा एक बार रिपीट कर देता हूं। आप ये देखिए कि अगर आर ग्रुप मिथाइल था, अमोनिया से प्राइमरी से सेकेंडरी, तो क्लियर कट बढ़ रही है बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। गड़बड़ करता है टर्शरी। मिथाइल के केस में टर्शरी यहां आ जाता है, और इथाइल के केस में टर्शरी यहां आ जाता है। अच्छा, अब क्या करें? याद कर ले बस, कोई याद ही होना चाहिए, कोई कारण नहीं है, कोई चारा नहीं है उसका। अमाइडाइंस क्या है? देखिए, अमाइडाइंस का एक बहुत मजेदार केस है। ये रेजोनेंस से संबंध रखता है। कैसा है? अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसा, ये अमाइडीन्स या अमाइडाइंस, जो भी आप कहना चाहें, हैं। इसका सबसे मशहूर केस है गुआनिडाइन,
इसमें R की बजाय एक और NH2 आ जाता है, तो कोई बात नहीं, जो भी है ये है। आमतौर पर अमीन बेसिस कैसे हैं? वीक बेसिस होते हैं। अमोनिया Kb लगभग 10-5 के आसपास होता है। अल्काइल अमीन्स मोस्टली 10-4 से 10-6 के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ होती है, Kb की वैल्यू होती है। अच्छा, अमानिडाइंस थे तो लगभग वैसे ही, लेकिन इनमें कुछ खास है। क्या खास है आप देखिए। पहली बात तो ये मुझे बताइए कि ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सी है इसमें, मतलब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बताइए ना। 1 ज्यादा बेसिक है या 2? अच्छा, कुछ फर्क है? हाँ, 1 आपको डबल बॉन्ड वाली sp2 लग रही है, हाँ, और 2 कैसी लग रही है आप देखिए और खुद तय करिए, फटाफट बताइए एकदम, और आप कागज पर आंसर लिख लीजिए ताकि आप बाद में यह कह सकेंगे मैं तो यही सोच रहा था, है ना। लिखिए और बताइए ज्यादा बेसिक कौन है, 1 या 2, 1 या 2, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, है ना। लिख लिया? अच्छा, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि 1 तो दिख रही है sp2 है और 2 जो है वो sp3 लग रही है, तो ज्यादा बेसिक 2 होनी चाहिए। ये है नहीं, क्यों? पहली बात तो रेजोनेंस हो रही है हर तरह की, मतलब आर सी NH माइनस NH2 प्लस, ये है। बात तो सही है। डिलोकलाइजेशन के कारण 2 नंबर का लोन पेयर भाग गया, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp2 है, ध्यान। और डिलोकलाइजेशन के कारण ही 1 नंबर नाइट्रोजन पर के पास लोन पेयर आ गया, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो ज्यादा बेसिक तो 1 नंबर ही है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा मजेदार फैक्टर है, एक बार कॉन्जुगेट एसिड बना दो, H+ जोड़ दो। जैसे ही आप H+ जोड़ोगे, आप देखो, एक बार इस पे H+ जोड़ो, क्या बनेगा? NH2+, और यहां पे नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर A है, इसमें H+ जोड़ के देखिए आप, तो मिलेगा RC डबल बॉन्ड NH, पहले ये था और NH2 ऐसा था, हाँ जी। आप जैसे H+ जोड़ोगे, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और लोन पेयर चला जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर बनाओ तो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, RCNH2+ और सिंगल बॉन्ड NH2। वाओ, इसमें रेजोनेंस होगी? यस, इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगी। बात तो ठीक है। अगर ऐसा है तो एक तो ये हो गया। अगर दूसरे वाले पे H+ लगाता तो, अगर R C डबल बॉन्ड NH और NH3+, अगर यहां पे H+ लगा देता तब क्या होता? तब उतना मजा तो नहीं आता। क्यों? प्लस तो आ गया, पर कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं होती। अच्छा, तो मजा तो यहां बहुत है जी हाँ, प्लस चार्ज बड़े वॉल्यूम पर फैल गया, बड़े वॉल्यूम पर फैल गया, स्टेबल हो गया, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो गया। जी हाँ, तो अगर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो गया फिर तो बहुत ही मजा आ जाए। यस, बहुत ही मजा आ जाएगा, राइट, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। इसलिए अमानिडाइंस ये रेगुलर अमीन बेसिस से काफी ज्यादा बेसिक हो जाते हैं। गुआनिडाइन के तो Kb लगभग 1 के आसपास आ जाता है, और OH- के आसपास बेसिक स्ट्रेंथ आ जाती है। अच्छा, अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे हम। ये स्पेशल केस है, कई बड़े बड़े अमीनो एसिड में दुम लगी हुई आती है, आपको ये याद होनी चाहिए। ऐसा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? डबल बॉन्ड N ज्यादा बेसिक है, सिंगल बॉन्ड NH2 उतना बेसिक नहीं है। एक एग्जांपल और लेके बताऊं, ऐसा है, देखो, जैसे ये है और आपसे कहा गया कि भाई ऐसा मॉलिक्यूल है, बताओ 1 और 2 ज्यादा बेसिक कौन है? जवाब मिलेगा हाँ 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 हाँ, कौन सा? 1। क्यों? वेल डन। आप देखिए, यहां जोड़िए प्लस, ऐसा आ जाएगा, रेजोनेंस में लीजिए, ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, बड़े वॉल्यूम। ये आप ध्यान से देखिए, ये और कुछ नहीं, ये वो अमीडाइन ही है। एग्जैक्टली वही चीज है, वही केस है। 1 ज्यादा बेसिक है 2 से, जैसे X ज्यादा था Y से। देखा आपने? ऐसा है।
ये क्या है? वही जो मैंने हाथ से बना के दिखाए थे, यहाँ पे प्रिंटेड लिखे हुए इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सुंदरता से बने हुए आपको यहाँ दिख रहे हैं ऐसे। ग्वानिडाइन, इनका चरमोत्कर्ष होता है ग्वानिडाइन पर। देखिए बड़ा प्यारा मॉलिक्यूल है, इसमें एन 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 तीनों तरफ एन ही एन है। जित देखो तित तू ही दिखत, है ना, जहां देखता हूं तुम ही हो। NH2 नाइट्रोजन वही है, और लगभग एनएवे जितना के भी लगभग 1 के आसपास आ गया। इट इज नियरली एज गुड अ बेस एज NH। वाओ, क्या होगा इसमें आप देखें, C डबल बॉन्ड NH है, सिंगल बॉन्ड में NH2 है। हाँ जी, H प्लस जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे H प्लस जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और आप देखिए टैंग टैंग, रेजोनेंस इधर से भी होगी इधर से भी होगी। इनफैक्ट बेसिक स्ट्रेंथ X की ज्यादा है बजाय उसके Y के, और Z की तो एक जैसी है ऑफ कोर्स। जहां डबल बॉन्ड NH है वहां पर H प्लस लगेगा, और आप देखें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे बन जाएंगे प्यारे प्यारे हमारे इस तरह से। ठीक, इसी वजह से बड़े वॉल्यूम पर चार्ज के फैल जाने की वजह से, माइनस तो बहुत केसेस में फैलता हुआ देखा है, प्लस चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैलता हुआ रेयर दिखता है। ग्वानिडाइन में बहुत शानदार केस है, आपको ये एक्चुअली दिख रहा है। देखिए देखने लायक है, मशहूर केस है। एमिडाइन और ग्वानिडाइन में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑफ कोर्स ग्वानिडाइन। क्यों? 3 एटम्स पे चार्ज फैला है, ज्यादा अच्छा है। एमिडाइन में 2 पे ही फैला था, वो ग्लैमर तो नहीं था। ठीक है, द मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज आर, देखो क्या क्या है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। ये तो एमिडाइनिश लग रहा है, और ये मामूली एमिडाइनिश ही नहीं है, यहाँ पर तो ये और भी है, कॉर कॉन्जुगेशन और काफी कुछ है। ठीक है, फिर ये भी C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N ऐसा है। अच्छा, तो ये इनमें से क्या सारे के सारे एमिडाइनिश हैं? देखते हैं, इसको देखो सबसे पहले, क्या देखें इसमें? वेल, पहली बात तो कि पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है ना, ये sp3 हाइब्रिड है। अगर sp3 है तो इसके चलते ना पहली ना दूसरी कोई भी रिंग एरोमेटिक तो नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, H प्लस लगा के देखते हैं। अगर यहाँ H लगा देंगे और प्लस आ जाएगा तो लोन पे रेजोनेंस में आएगा, बिल्कुल रेजोनेट करेगा, बिल्कुल ये एमिडाइन वाला है। जी हाँ है। तो D और E में से D ज्यादा बेसिक है, E की तो छुट्टी हो गई, अभी जस्ट देखा था। ठीक है, और कुछ है? हाँ हो सकता है। कैसे? लॉ लोन पेयर को कुदाते हैं, जैसे NH2 पे H प्लस लगाना तो बेकार है, इतना खास नहीं है। अगर यहाँ H लगाएंगे और प्लस आएगा तो हमने कहा कुदा दो। अच्छा, और प्लस चार्ज दोनों पर A और B पे डोले, बिल्कुल ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता हम इसी को अटैच कर दें C पे और यहाँ प्लस लगा दें, हाँ जी, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ जंप कर गया बिल्कुल, और ये यहाँ आ गया बिल्कुल, और यहाँ आ गया बिल्कुल, और वो तो डायरेक्ट डिंग कॉन्जुगेशन में है। यस, तो ये तो पूरा लोन के अंदर तक खींच आएगा। हाँ अच्छा है, पूरा तो क्या है, प्लस चार्ज और बड़े वॉल्यूम पर फैल जाएगा, दिल को बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आप अगर देखें तो फेवरेबल साइड A तो नहीं ही है, B अच्छा था, और C तो उससे भी अच्छा है। क्यों? A B C सब पर डिलोकलाइज हो रहा है प्लस चार्ज। आप देखें, बड़ी खास और खूबसूरत बात है, अगर C के H प्लस लगता है तो सबसे बड़े वॉल्यूम पर चार्ज फैल रहा है। अगर C पर प्रोटोनेशन हो तो मोस्ट बेसिक साइट या मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन कौन सी है? द आंसर इज C। आई होप यू कैन सी दैट। गॉट इट? D क्यों नहीं? D में 2 एटम D और E पर फैल रहा था प्लस, C के केस में कई एटम्स, एक तो N पे तो प्लस है, कॉन्जुगेशन करेगा तो ऊपर A पे प्लस आ जाएगा, और बीच में भी प्लस प्लस, बीच के एटम्स पर B पर भी आ सकता है, और ऐसे करके शांति से B और C के बीच में जो कार्बन है वहां पे प्लस आ सकता था, यहाँ प्लस आ सकता था। तो इन सब से वो खुश रहेगा, मतलब बड़ा वॉल्यूम है, फैल गया, खुशी मिलेगी। तो इन जनरल बेस्ट साइड कौन सी है? C। उसके अलावा क्या B चलेगी? चलेगी, और E अब नहीं, D चलेगी। तो सबसे बढ़िया C है, और B और D कबाड़, ये ठीक ही है, कोई कबाड़ा नहीं है, बढ़िया है। तो B, C एंड D, C इज द आंसर। तीनों बढ़िया फेवरेबल साइट्स हैं प्रोटोनेशन के लिए। एक ही चुननी होती, C चुनते, ऑप्शन में ऑफर किया गया है, तो वैसे देख लें। राइट, चलो
Arrange the given compounds in the decreasing order of their basic strengths. देखते हैं क्या है आपके पास CH3CONH, ये तो एमिडाइन है, तो मामूली अमीन है, ये तो और भी घटिया है। तरह की तो बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह घट रही है और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। बेसिक स्ट्रेंथ में एक और बड़ा मजेदार फैक्टर होता है, और वो कौन सा है? वो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का। वाओ, ये क्या चीज है? और ये बड़ी शानदार चीज है। आप देखिए क्या होता है। बेंजीन रिंग है, हाँ जी, आपने क्या किया? आपने यहाँ नाइट्रोजन लगा दी, NH2 एनिलीन, कुछ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की है। अब एक बात बताइए, यदि आप इसमें मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इतना ही होता है, और क्या होता है? ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। हमने यहाँ मिथाइल लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। उसकी वजह हमने कहा कि थोड़ा करीब ले आते हैं, यहाँ लगा दिया खोपड़ी पर, इसकी बहुत बढ़ जाएगी, दो लगा दिए और बढ़ जाएगी। ये सब अच्छा है। प्लीज नोट, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो थोड़ी थोड़ी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ें, उसके पहले एक बहुत मजेदार इफेक्ट है, विच इज समटाइम्स कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसके लिए? कईयों के लिए होता है। यहां हम बात करना चाहते हैं एनिलीन्स के लिए। ये क्या है? किसी भी एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग में NH2 लगा हो, अगर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दो, केबीजी कोई भी ग्रुप लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो, बड़ी सरप्राइजिंग एक अजीब सी बात होती है, उससे बेसिक स्ट्रेंथ कम ही हो जाती है। क्या? जी हाँ, वो कम ही हो जाती है, भले जैसा भी ग्रुप हो। ऐसी बात है अजीब सी, ऐसी है। सॉल्वेशन वगैरह का ही कारण होते हैं उसके, लेट्स नॉट वरी अबाउट देम। मेन बात ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन्स का क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक एज कंपेयर्ड टू अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के मुकाबले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमेशा लेस बेसिक ही होती हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी एक मॉलिक्यूल ना बना सके, ब्रह्मा जी को चैलेंज मत कीजिए, दीपक लेके खोजेंगे, एक दो निकल जाएंगे, मना नहीं करा, पर दो चार तो होते हैं। लेट्स नॉट वरी अबाउट देम, अपने काम के लिए कूड़े हैं। अच्छा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए थी, कुछ नहीं, ऑर्थो पे क्या घटा दी, बस। अच्छा, तो बड़ी अजीब बात है तो सही है, जो भी है, क्या किया जाए, राइट? अच्छा, ऐसे ही एक बड़ा मजेदार दूसरा एग्जांपल देखिए। एनिलीन है, हाँ जी, दोनों ऑर्थो पे दो मिथाइल लगा दिया, अब क्या होगा? तो और सड़ गई, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। ठीक है, पर यही मिथाइल यहां से उठा के खोपड़ी पे लगा दिया, सींग निकाला मिथाइल के, ऑर्थो पे तो नहीं है ना, नहीं, अब ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये तो ऑर्थो इफेक्ट था, ये प्लस आई इफेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अब यहां तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और जो ऑर्थो इफेक्ट था वो तो अलग था। अब मैंने फिर से ऑर्थो पे मिथाइल लगा दिए, पर इस बार मामूली नाइट्रोजन नहीं है, सींग वाली नाइट्रोजन है, मिथाइल नाइट्रोजन की खोपड़ी पे ऐसे निकले हुए। अब क्या होगा? अब यहाँ एक बड़ी भव्य और भयंकर और अद्भुत बात देखने में आती है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। मतलब आप देखेंगे, अगर केबी वैल्यू देखेंगे तो एनिलीन लगभग 10⁻⁹ है, ये और कम है, ये लगभग समथिंग इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ये 2 इंटू होता, मान लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, कहने को थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। पर जैसे ही आप यहां मिथाइल लगाएंगे, ऑर्थो कलंकित पोजीशन थी, ऑर्थो पे जब मामूली एनिलीन्स पे जब हम मिथाइल या कोई ग्रुप लगाते थे तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ घट जाया करती थी। पर NN डाइमिथाइल एनिलीन अगर है और अगर हमने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देखेंगे पागलों की तरह बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और केबी कूद कर 10⁻⁵ के आसपास पहुंच जाता है। कैसी बात है? केबी इतना बढ़ कैसे गया? 10,000 गुना ज्यादा बेसिक हो गई। ऑर्थो इफेक्ट का क्या हुआ? ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मामूली एनिलीन के लिए लगता है। यहाँ पर जब आपने मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए, NN डाइमिथाइल या N मिथाइल एनिलीन कर दी, उस पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। तो इतना 10,000 गुनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी कैसे?
उसको पढ़ने कोई रहस्य है? जी हाँ, एक रहस्य है which is called steric inhibition of resonance. क्या क्या क्या? Steric inhibition of resonance. वाओ, ये क्या होता है? ये बड़ा मजेदार है। आप देखें, आमतौर पर होता क्या है? अगर एनिलीन है आपके पास तो कॉन्जुगेशन होती है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिंग में नाचता है, गाता है, कूदता है, गोल गोल नाचता है और खुश रहता है, और क्या। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाती है किसमें? एनिलीन में हो तो जाती है। फिर क्या होगा? अब यहां पर एक आप चीज देखिए, जो दूसरी बड़ी मजे की बात है वो ये कि यहां तो एनिलीन में रेजोनेंस हो रही है, हम खुश हैं, जी हाँ बहुत खुश हैं। अब जैसे ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगा तो आप मुझे बताइए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या लोन पेयर को अब हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे? नहीं, लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी, और जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिल्कुल। तो आमतौर पर अगर आपके पास NCH3CH3 और यहाँ बेंजीन रिंग ऐसे लगा है, बढ़िया, तो ये नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है। हाँ जी, और अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाँ जी, तो ये चपटा चपाट प्लेनार है, बिल्कुल। अगर ये प्लेनार है तो ये और ये सब एक ही प्लेन में है, बिल्कुल। ठीक है, जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा मैं ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल लगाऊंगा, लगा ले बेटा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, आप देखें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है कोई छोटा सा ग्रुप नहीं है, CHHH ऐसे छतरी की तरफ फैला हुआ है सब तरफ। हाँ, और यहाँ पे भी CHHH, ये भी छतरी की तरफ फैला हुआ है। CHHH ये फैला है, और यहाँ पे HHH ये भी फैला है। और पंखे की तरह गोल 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 नाचते रहते हैं। क्यों? एक एक सेकंड में 10-10 लाख चक्कर काट लेते हैं, पंखा घूमता रहता है। तो एकदम से ये जो 2 चलते हुए पंखे हैं और आप ले आए तो टक 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 टूट फूट मच जाएगी। क्यों? टकराएंगे आपस में। तो ऐसे ही ये जो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है, ध्यान रखना, यहाँ तो मामूली हाइड्रोजन थी, छोटी सी प्यारी सी, वो कुछ नहीं करती थी। जब ये मिथाइल उसके माथे दूसरा मिथाइल और ये ऐसे ऐसे टकराएंगे, कल्पना करिए कि आपने कंधे पर एक पंखा लगा लिया, कान में से एक पंखा लगा लिया, तो क्या होगा? चला दिया उनको तो टकराएंगे पागलों की तरह, है ना? क्या होगा? दुर्गत होगी, और क्या होगा? इस टक्कर से बचने के लिए अब मान लीजिए आप ये रखिए, यहाँ पर एक पंखा चल रहा है, यहाँ एक पंखा चल रहा है, टकरा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपने कहा सिर घुमा लेते हैं। सिर घुमाने से क्या होगा? सिर घुमाने से एक पंखा चलता रहेगा, ये पंखा यहाँ चलता रहेगा। तो फनी है, लेकिन आप देखिए यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ करते तो टकरती, यहाँ किया टक्कर बंद हो गई। हाँ, बात ठीक है। इसी टक्कर से बचने के लिए नाइट्रोजन मिथाइल लगे हुए हैं, नाइट्रोजन टैंक घूम जाती है। जैसे नाइट्रोजन घूमी, उसकी मिथाइल यहाँ आ गए। ये मिथाइल अलग थे, ये मिथाइल अलग आ गए। आप देखें, प्लेन से बाहर जाने से आपस में टक्कर बंद हो गई। बात तो ठीक है, पर अगर आपस में टक्कर बंद हो गई, एक घाटा भी हुआ। क्या? प्लेन से बाहर जाते ही इस लोन पेयर की कॉन्जुगेशन बंद हो गई। अच्छा, जो रेजोनेंस थी, जो लोन पेयर रेजोनेट कर रहा था बेंजीन रिंग के साथ, खत्म हो गया, इनहिबिट हो गई, रेजोनेंस कम हो गई, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट्स थे, ग्रुप्स आपस में टक्कर मार रहे थे, टक्कर मार मार के बैंड बजा दी उन्होंने, और रेजोनेंस होनी बंद। किसमें? लोन पेयर की बेंजीन रिंग के साथ। ये फिनोमेना कहलाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या कहलाता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या सो कॉल्ड SIR इफेक्ट। ऐसे, करेक्ट? अच्छी बात है। तो मिथाइल ग्रुप आपस में टक्कर मारते हैं, घुमा देते हैं, लोन पेयर या NMe2 ग्रुप खून के प्लेन के बाहर चला जाता है। तो अब लोन पेयर नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन में नहीं रह गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं रह गया, तो क्या हुआ? जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं रह गया, तो एक दूसरी समस्या आई, अब उसे हाइब्रिडाइजेशन में गिनना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बदलकर अब इसका sp3 हो गया है बाबू, जबकि ये sp2 थे। अच्छा, S कैरेक्टर कम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह बढ़ गई, इसलिए बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है ये दूसरे लल्लुओं के मुकाबले। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर भी देखिए, ऑल्दो NH2 ग्रुप छोटा सा है तो मिथाइल से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो मिथाइल इसके पास आ जाते हैं NO2 के पास,
इसको घुमा देते हैं, NO2 को घुमा दिया तो उसका माइनस M बंद कर दिया। यहाँ NO2 माइनस M मस्त दिखा रहा था, तो ये टिक टकड़क टक टकड़क टक टकड़क टक, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसने लोन पर घसीट दिया था, बेसिक स्ट्रेंथ कम थी। बी में NO2 घूम गया, उतने अच्छे से लोन पे नहीं खींच पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए पहले केस में SIR से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी थी, यहाँ पे भी माइनस M हट गया, इससे भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। देखिए ऐसा, राइट। आज शानदार काम हुआ है, हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देख डाली है। एग्जांपल्स तो करे, रिवीजन के बहुत सारे सॉल्वेशन के इफेक्ट्स देखे, काफी कुछ देखा है बेसिक स्ट्रेंथ के नाम पर, और उसके पहले भी कई एप्लीकेशंस देखी हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ की ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी जारी रहनी पड़ेगी। अच्छा, आगे क्या करेंगे आप? आगे और बातें करेंगे आपसे बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन कब? अगली मुलाकात में एक महान बेसिसिटी ऑर्डर बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगा, आपको लर्न करना होगा, और भी तरीके देखेंगे, पर आज नहीं, अगली बार। तब तक के लिए असाइनमेंट्स करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और रहिएगा तैयार। नमस्कार।